नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आतंक की पनाहगाह पाकिस्तान अब आतंकवादियों को पालने पोसने और उन्हें तैयार कर भारत भेजने की सजा पा रहा है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने बेकसूर 26 लोगों का कत्ल कर दिया। पुलवामा अटैक के बाद यह देश पर सबसे बड़ा हमला था। अपने भाइयों की मौत की खबर सुनकर हर देशवासी का खून उबाल मारने लगा। हर तरफ से बस एक ही आवाज आई कि हमें बदला चाहिए। पीएम मोदी ने सेना प्रमुखों और रक्षा मंत्री के साथ बैठकें की और फिर पाक को सबक सिखाने के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर कहर बरपा दिया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। आतंकियों की मौत से बौखलाए पाक ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन वो शायद भूल गया था कि भारत के पास S-400 का एयर डिफेंस मौजूद है। पाक ड्रोन और मिसाइल से हमला करता रहा और S-400 उसके हमलों को नाकाम करता रहा। जब पाक के पिटारे के गोले बारूद खत्म हुए तो फिर भारतीय सेना ने अपने असलहे निकाले। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया। 2 F-16, 2 JF-17 समेत 4 फाइटर जेट गिरा दिए गए। पाक के ड्रोन्स को हवा में ही मार दिया गया। पाक की एक चौकी तबाह कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान कहां बाज आने वाला था, उसने हमारे नागरिक इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी। हमारे लोग तो छोड़िए, इतने तनाव और भारतीय जवाबी कार्रवाई के बावजूद पाक में कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ती रहीं। यानी पाक अपने नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों की जान भी खतरे में डालता रहा। वो कमर्शियल प्लेन्स को ढाल बनाता रहा। यह तो हुई अभी तक की कहानी, लेकिन आगे क्या, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन आइए अब जरा चर्चा की सीधा शुरुआत करते हैं और अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। मैं चर्चा में स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मीरा जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। इसके साथ साथ हमें इस डिबेट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड भगवान सिंह जी ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और भगवान सिंह सर को तजुर्बा बहुत है आतंकवादियों का, सीमाओं का, डिफेंस का। एमपी नथानियल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूर्व आईजीपी सीआरपीएफ। नथानियल सर, वेलकम, आपका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर गीतांजलि सिंह जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। अभी एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं और भारतीय वायुसेना में सेवाएं दे चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं गीतांजलि मैम आपका भी। सबसे पहले, आज चूंकि इस डिबेट में कोई सनसनी नहीं, कोई जंग का उकसावा या किसी तरह का कुछ नहीं, हम आज जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में जो उठ रहे सवाल हैं उनका सबसे बेहतर जवाब यही पैनल दे सकता है, यही एक्सपर्ट दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एयर डिफेंस से ही। गीतांजलि मैम, आप चूंकि एयरफोर्स में रही हैं, विंग कमांडर रही हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि S-400 जिसके बारे में शायद जो लेमन है, जो नॉन मिलिट्री पर्सनल है, उन्होंने पिछले 2-3 दिन में जाना है। हम तो तब से इसको कवर कर रहे हैं जब से ये रूस से खरीदा गया था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है तब जबकि युद्ध लड़ने की प्रक्रिया बदल गई है, तरीका बदल गया है। अब सेनाएं बॉर्डर क्रॉस नहीं करती, ड्रोन्स और मिसाइल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। जी, आसिफ, जैन। आपने बिल्कुल सही कहा। आज का वॉरफेयर हम्म। मॉडर्न वॉरफेयर है। ये दूसरी डायमेंशंस में लड़ा जा रहा है, जहाँ की आपको सेना को जो सरहदें हैं वो पार करने की जरूरत नहीं है, ना ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आने की जरूरत है। हम्म। S-400 ऐसा वेपनरी है जो हमने देखा भी कल शाम से, हम्म। कि काउंटर एक्शन जितना भी एस्केलेशन है या रिटेलिएशन है, भारत का स्टैंस बहुत सिंपल है। दिस इज एन एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। हम सिर्फ आतंकवाद से लड़ रहे हैं। लेकिन जब हम हमारी कल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, सिविल पॉपुलेशन को दोबारा से टारगेट किया गया, तो उस टाइम पे हमने ये S-400 यूज किया एज अ काउंटर एक्शन। एंड जो परिणाम है वो सबके सामने है। और कितना बेहतरीन तरीके से उसको यूज किया गया है, कितने प्रोफेशनली यूज किया गया है, वो परिणाम आज दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के स्टैंस में भी आज पूरा दिन निकल गया है एंड वी होप कि आज शाम को भी थिंग्स आर बेटर। हमारे जैसा चल रहा है और जिस तरीके की सुप्रीमेसी हमने अटेंड की है अपने वेपन से, अपने मॉडर्न वेपन से प्रिसिजन स्ट्राइक्स करके, जो हमने पहले दिन एक्शन लिया ऑपरेशन सिंदूर का फर्स्ट फेज, जी। वो भी प्रिसाइज्ड वेपन, मतलब एक इंच इधर उधर नहीं। अगर हमें
डेडिकेटेड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में भी हमला करना था, तो हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया, एंड वी हिट देम हार्ड। सो आज जो उसके जी। बाद ऑपरेशन 2.0 द सेकेंड फेज जब स्टार्ट हुआ, और एक मैं कहूंगी शर्मनाक तरीके से जब एक्शन किया गया, एक आतंकवादी हमला सिविल पॉपुलेशन पे पहलगाम में निहत्थे लोगों को मारा गया। उसके बाद 2 दिन बाद रिटेलिएशन होता है, और उसमें भी सिविल पॉपुलेशन लोगों के घरों को टारगेट किया जाता है ड्रोन से। उस टाइम पे जो एक्शन हुआ है विद मॉडर्न वेपनरी हैज बीन एग्जेम्पलरी। जो हमने देखा, S-400 आप कवर कर रहे हैं जब से हमने प्रोक्योर किया है एज द नेशन, एंड इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट। रिजल्ट्स आर प्रूविंग इट कैन ट्रैक टारगेट्स वो भी जो कि अलग अलग कैलिबर के हैं। एक जहाज को भी टारगेट कर सकता है, एक ड्रोन को भी टारगेट कर सकता है। तो एक बड़े से बड़े क्रॉस सेक्शन से लेके एक छोटे से छोटी हॉस्टिलिटी को इट कैन ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज इट। तो ठीक। ये मैं गीतांजलि मैम इस पे आता हूं आपके पास, जो 3 और डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेरे साथ, मैं जरा उनसे एक सवाल ले लूं। मेरा अगला सवाल MP नथानियल सर से है। नथानियल सर, देखिए आप लोग एक्सपर्ट हैं, जंग के दौरान किन चीजों का खुलासा करना है, किन चीजों का नहीं करना है, बहुत बेहतर आप जानते हैं। हाँ, चुनौती मेरे लिए जरूर है। मेरे दादाजी, पापा जी और मेरे चाचा जी जरूर फोर्सेज में रहे हुए हैं, लेकिन मैंने फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाया। मैं आंख वीक हो गई थी, नहीं जा पाया, वरना देश में आज मैं कहीं खड़ा होता तो मुझे अच्छा लगता। मेरा कंसर्न जरूर यह है कि मैं सवाल पूछते हुए कुछ ऐसा सवाल ना पूछूं, या ऐसी कोई चुनौती मेरे लिए है ये कि कोई भी चीजें डिस्क्लोज ना हो। लेकिन नथानियल सर, इस तरह की खबर है कि कुछ फोर्सेस भी मूव की गई हैं बॉर्डर की तरफ। मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा किस तरह के फोर्सेस, कितनी तादाद में। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब मैं गीतांजलि मैम से पूछता हूं कि वॉरफेयर बदल गया है, अब मिसाइल से, ड्रोन से जंग लड़ी जा रही है, तो फोर्सेस अगर मूव की जा रही हैं, इसका मतलब हालात बिगड़ रहे हैं, इसका मतलब कन्वेंशनल वॉर की तरफ भी शायद दोनों देश बढ़ रहे हैं। इसी वजह से सीमाओं पर जवान चाहिए। बिल्कुल सही है कि अब जब सिचुएशन ऐसे पहुंच चुका है कि उस तरफ से काफी शेलिंग वगैरह हो रहा है, तो हमारे जवानों को भी सतर्क रखना जरूरी है, वहाँ कंसंट्रेशन की जरूरत है। पहले भी आपने देखा होगा मिस्टर वाजपेयी के टाइम पे काफी फोर्सेस लगाए गए थे बॉर्डर्स पे, और काफी दिन तक वहीं पे अलर्ट रहे, क्योंकि हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते कब ये किस तरीके का हरकत करेंगे। तो इसलिए ये इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस को वहां पे कंसंट्रेट किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पे आगे एडवांस भी किया जाए। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो भी उतनी ही जरूरी है जितना कि वॉरफेयर में एडवांस करने की जरूरत है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी काफी पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह भी वहां पे पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि इंटरनल सिक्योरिटी में भी कोई बाधा ना पड़े। तो ये बहुत अच्छा कदम है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पे तैनात किया जा रहा है सारे बॉर्डर्स पे। पिछले 2 दिन में भी आपने देखा होगा कुछ 14-15 हमारे नागरिक वहां पे मारे गए उरी में, और कल वहां पे 16 मारे गए और तकरीबन 60 लोग जख्मी हुए। तो इससे हमें ये अंदाजा लगाने का एक मौका मिलता है कि ये कुछ करने के चक्कर में है, और उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना ही पड़ेगा। ठीक, फोर्सेस को आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। मैं नथानियल सर लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, जय हिंद। आपसे एक मेरा सवाल है, आप चूंकि लंबे वक्त तक आप वैली में आपने सर्व किया है, राष्ट्र सेवा की है, मेरा आपसे एक सवाल यह है कि क्या पहले भी जब पाक सीज फायर का उल्लंघन करता है तो केवल क्या वो भारतीय चौकियों को निशाना बनाता है सीज फायर के दौरान, या अंधाधुंध फायरिंग करता है अपनी आर्टिलरी को मूव करने के लिए, या आतंकियों को कवर देने के लिए, या आज हम जो देख रहे हैं कि पुंछ, राजौरी में, उड़ी में लोगों के घरों को बुरी तरह से शेलिंग करके तोड़ा गया है, तो ये खींच है, खिसियाहट है, क्या है ये? नहीं, देखिए, सीज फायर उल्लंघन बहुत वक्त तक होता रहा है बीच बीच में, और जिस हिसाब से ये पिछले 24 घंटे में उन्होंने सिविलियन टारगेट्स को हिट करने की कोशिश की है, इस तरह का माहौल पहले कभी नहीं हुआ। यस,
पोस्ट पे ही फायर होता था। लेकिन यदि उनके कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें गांव भी बीच में आ जाते थे। वो कोलैटरल डैमेज की तरह उनका नुकसान भी होता था। उदाहरण के तौर पर उड़ी के आसपास जितने गांव हैं, हर वॉर में उनको नुकसान हुआ है। बट जो सीज फायर एलसी का जो उल्लंघन होता है, उसमें उनको कभी टारगेट नहीं किया गया। लेकिन लड़ाई के वक्त, जैसे 71 वॉर है, 65 का वॉर है, उस वक्त इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग होता था, उसमें वो चपेट में आ जाते थे। लेकिन वो चूंकि खाली कर चुके होते थे, तो पीछे से उनके घर तबाह हो जाते थे। लेकिन अभी उन्होंने जो जिस हिसाब से किया है, ये क्योंकि उनकी, देखो, पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम है, हमारी तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें तो टारगेट मिल गया कि हम तो उग्रवादियों के कैंप्स के ऊपर ही फायर कर रहे हैं या निशाना बना रहे हैं। उनके लिए कोई ऐसा टारगेट नहीं है जिसमें सिविलियन और फौज शामिल ना हो। तो उनकी मजबूरी ये है, और वो जैसे मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयर से अटैक करके हमारे किसी टारगेट को वो डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते हैं। उनके पास एक ही आला है, तरीका है, वो है आर्टिलरी फायर करो, मोटर फायर करो, स्मॉल आर्म्स फायर करो, और इनडिस्क्रिमिनेट फायर करो, जिसमें सिविलियन जैसे हो गए। तो अब वो पाकिस्तान में जो उग्रवादी मारे गए हैं, चाहे भावलपुर में हो या दूसरी जगह पे हो, उनको वो सिविलियन बोलते हैं कि सिविलियन की के ऊपर फायर किया है इंडियन आर्मी ने। तो हम भी सिविलियन के ऊपर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनको ये जस्टिफिकेशन तौर पे मिलता है। लेकिन जो भी हो, ये एक कोई पहले से चलता रहा हो ऐसी कोई ट्रेंड नहीं है। ये नई ट्रेंड उन्होंने, क्योंकि अब की उनकी मजबूरी हो गई, और वो एयर से या बियॉन्ड विजुअल रेंज से और कोई हथियार से कोई नुकसान हमारा कर नहीं सकते हैं। वो आर्मी के कैंप पे यदि कोई मान लो फायर करेंगे या आर्मी को टारगेट बनाएंगे, तो हम भी उनकी आर्मी को टारगेट बनाएंगे। ये एस्केलेट भी वो नहीं करना चाहते हैं। ये एक साफ इसी से जुड़े मेरा एक दो सवाल और भी हैं। मैं ब्रिगेड साहब आता हूं आपके पास। कैप्टन मीरा मेरे साथ हैं। कैप्टन मीरा, मैं आपसे जो सवाल पूछने जा रहा हूं मैम, वो नथानियल सर से निकले हुए जवाब को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इस वक्त 140 करोड़ भारतीय एक ही चीज जानना चाहते हैं, जिस तरफ मेरा ये सवाल है। नथानियल सर ने कहा कि कन्वेंशनल वॉर की तरफ बढ़ते हैं तो जाहिर बात है सीमा पर हमारे जवानों की तैनाती होनी चाहिए। दूसरा, अगर बॉर्डर क्रॉस करने की नौबत आती है, जो कि 140 करोड़ भारतीय कहते हैं कि अब की बार पीओके ले ही लीजिए, तो आपको लगता है कि यह तैयारी उस लेवल की भी है? वो जो भावनाएं हैं, कई बार सदन में सरकार कह चुकी है इस बात को कि पीओके हमारा है, हम उसे लेकर रहेंगे। आपको लगता है कि तैयारी उस लेवल की भी है? जी, इससे पहले मैं आपका ये प्रश्न का जवाब दूं। आपने जो आरंभ में कहा कि आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो फौज में है और आप नहीं है, और आप यहाँ पे आज माइक पकड़ के खड़े हैं, ये बिल्कुल गलत है। आज आप भी एक सैनिक की तरह, एक वॉरियर की तरह जो है भारत की रक्षा में और भारत की सेना और उसके नेतृत्व को मनोबल देने में सही सटीक खबर आगे बढ़ाते हुए, false propaganda को अलग करते हुए, सही चीज को आगे बढ़ाते हुए। मीरा मैम, छाती चौड़ी कर दी आपने मेरी। 4 इंच मेरा कोट नहीं समा रहा है। दूसरा, मैं आपको बता दूं, मैम एनसीसी कर रखी है, तो एसएलआर, इंसास सब चला रखी है। जरूरत पड़ेगी तो एक दो तो मैं भी देख लूंगा सर। मैम amazing, and that's amazing. We want parties like all of you, Asif ji. Coming back to your question, जो आप कह रहे हैं, इसमें भी 2-3 मैं पार्ट्स में आपको बताना चाहूँगा। आवश्यकता है कि सेना जो है बॉर्डर पे हो, और है भी अलग अलग फॉर्मेट्स में, जैसे आपने आगे बताया कि आज हमारे पास ऐसी स्टेट ऑफ बॉर्डर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हमें शायद फिजिकली आईबी क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और इस वजह से हम हो या भावलपुर हो, वहां पे मीरा मैम, मैं क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं, लेकिन कुछ शायद ऑडियो इशू है। मैं टीम से कहता हूं कि फौरन ठीक करें इसको, ताकि हम आपको और बेहतर और साफ सुन सकें, हमारे गेस्ट भी सुन सकें। तब तक मैं एक सवाल गीतांजलि मैम से लेता हूं, और तो हम वो जो टेक्निकल दिक्कत उसको ठीक करते हैं। टीम से कहूंगा कि फौरन देखिए, मीरा मैम की ऑडियो बिल्कुल सही आनी चाहिए। गीतांजलि मैम, अब मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए,
भारत की उम्मीदें राफेल से बहुत ज्यादा हैं, हमने रिसेंटली लिए हैं और हम ये जानते हैं, जो हमें बताया गया है कि एट पार है, स्टेट ऑफ द आर्ट है राफेल। उसके सामने पाक के पास अभी ऐसा कोई उसके सामने कोई विमान है नहीं। ये जो दावे हैं कि आप चाइना से मिले HQ-9 से रफाल को मार गिराएंगे, ये जो दावे हैं कि आपके जो कंट्रीमेट जो आपके डिफेंस सिस्टम उससे आप राफेल को मार गिराएंगे, आप JF-17 से विमान को मार गिराएंगे, और जो बाबा आदम के जमाने का F-16 है जिसका नाम पता नहीं क्यों अभी तक चला आ रहा है, वो कहीं आपको खड़ा दिखता है राफेल के सामने? आपसे बेहतर कौन बताएगा? मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे आसिफ दैट आपने अभी बोला कि एक दो तो मैं भी मार गिराऊंगा, एनसीसी मैंने भी किया है। सो जो भारतीयों का जज्बा है, मशीन है, प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन जब हम एक 5th जनरेशन 6th जनरेशन और इनको प्लेटफॉर्म्स को एक नाप तोल के बात करते हैं तो वो एक अलग डिस्कशन है और बहुत अलग अलग दावे हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, जो आज भारतीयों का जज्बा है पूरे भारत देश का, उसके सामने जो मशीन है, और हमने थोड़ी देर पहले भी एक डिस्कशन किया था कि जो जज्बा है लोगों का, कल भी हमारे पास 500 ड्रोन्स आए, 50 ड्रोन्स आए, लेकिन क्या कोई हमारी किसी इंस्टॉलेशन को छू पाया? बिल्कुल नहीं। तो वही मशीन, वैसी ही मशीन, कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन, सेम जनरेशन और मे बी 1 जनरेशन अप एंड डाउन, लेकिन जज्बा, प्रिसीजन, प्रोफेशनलिज्म, ट्रेनिंग, कितनी बार इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी एक साल में प्रैक्टिसेस करते हैं और किस प्रिसीजन से फिर जब रिक्वायरमेंट होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय बात है हमारी आर्म फोर्सेस के बारे में, और इस मिशन से, इस ऑपरेशन से बहुत ही क्लियरली दिखती है। जहां तक कि प्लेटफॉर्म्स की बात है, हाँ, प्लेटफॉर्म अलग है, उनके पास भी इन्वेंट्री है, हमारे पास भी इन्वेंट्री है, वेपनरी अलग अलग है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी कि इससे ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सा है, एक MiG-21 हमारा सबसे ओल्डेस्ट, अगर हम जहाज लेके चलते हैं प्लेटफॉर्म, दे कैन ऑल्सो डू एंड अचीव द मिशन which they are entailed for, and can shoot down anything. So it depends कि आप किस टाइप की ट्रेनिंग से आते हैं, क्या एक्सरसाइज है और क्या टाइप का प्रोफेशनलिज्म है, और भारतीयों के केस में क्या जज्बा है, किस जज्बे से हम लड़ते हैं और अपने मिशन के लिए जाते हैं। ठीक। नेथानियल सर, मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है कि जब हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमारा टारगेट था टेररिस्ट कैंप्स। उसके बाद हमने जो टारगेट किया वो थे सैन्य ठिकाने पाकिस्तान के, जिसमें लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम था। वो भी तब जब उन्होंने हमारे आम लोगों पर बमबारी की या शेलिंग की और हम पर शेलिंग की। जब ये सबूत हैं क्लियर कि उसके ड्रोन्स हमारे सैन्य ठिकानों पर निशाना बना रहे थे या हमारी आम जनता पर ठिकाना बना रहे थे, तो क्या ये कारण अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पर्याप्त नहीं है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान ने हम पर वॉर डिक्लेयर कर दी है? तो क्या हम खुले तौर पर वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये कारण पर्याप्त नहीं है? खुले तौर पे वॉर डिक्लेयर करने के लिए तो और भी कई चीजें देखनी पड़ती हैं जी, और इसके लिए अभी सीज फायर, जहां तक सीज फायर की बात है, सीज फायर तो तकरीबन खत्म हो गया, अब उसके बारे में बात करना बिल्कुल बेकार है। सही बात है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, तो अब तो सीज फायर के ऊपर बात करने की बात कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यह है कि वॉर डिक्लेयर करने से पहले कई और चीजें भी सोचनी पड़ती हैं, उसके बाद ही वॉर डिक्लेयर किया जाता है, और उस हालत में फिर ग्राउंड फोर्सेस भी एडवांस के लिए तैयार हो जाते हैं और फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन भी हो जाता है। तो इसके लिए जो है थोड़ा देखना पड़ेगा कि बाकी स्थिति कैसे बनती है। अगर पाकिस्तानी पीछे हट जाते हैं, डी एस्केलेशन के लिए आ जाते हैं, तो हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी कोशिश कर रही है कि डी एस्केलेशन भी हो, और अगर डी एस्केलेशन में ये मानते नहीं है तो उस हालत में बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर डिक्लेयर किया जा सकता है वॉर, और फिर उसके बाद तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों पूरे फोर्सेस में आ जाएंगे। मैं इस पे आ रहा हूं आपके पास सर, क्योंकि मीरा मैम मेरे साथ जुड़ गई, उनसे एक भी सवाल नहीं हो पाया। मीरा मैम,
मेरा आपसे वही सवाल है कि 1971 में इंडिया ने मुक्ति वाहिनी सेना को फुल सपोर्ट दिया था, ट्रेनिंग के साथ साथ उनको जंग लड़ने का तरीका भी सिखाया गया। कल हमने देखा, इस तरह की तस्वीरें भी आई कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA वो पाक आर्मी पर अटैक कर रही है, उनके ट्रक्स को निशाना बना रही है, वो मोर्टार दाग रही है। क्या ये वो खुद कर रही है या उसे मुफीद मौका मिला है कि भारत चढ़ाई कर चुका है, उसके पास भी सबसे बेहतरीन मौका है, या जैसा पाकिस्तान आरोप लगाता है कि BLA को दरअसल हमारी ही एजेंसीज हेल्प कर रही हैं, भड़का रही हैं? देश का आदमी जानना चाहता है। नहीं है, जब हम बात करते हैं बलूच के आवाज आ रही है? मैम अभी भी वो थोड़ा सा कट के है, आप प्लीज बोलिए, हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। जी बोलिए। ओके, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आज की बात नहीं मीरा है। मैम, अगर आप अपना फोन अपने मुंह के पास रख ले तो हम शायद वो फोन के थ्रू से ऑडियो आपकी ले सकते हैं। हम आपको देख तो बेहतरीन पा रहे हैं। आप बोलिए मैम। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ये आज बात नहीं है, ये जो कार्रवाई रही है, जी कार्रवाई चल रही है उस टाइम से। 1948 मार्च नेहरू ने जो गलती की थी वो आज शायद अगर बलूचिस्तान लिबरेट हो जाए तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि तब जब 1947 में हमारा पार्टीशन हुआ, भारत से पाकिस्तान बना, तब ये मीरा मैम, परिस्थिति सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन प्लीज काइंडली चेक कि आपका फोन म्यूट तो नहीं है। नहीं, ठीक, वो कुछ ऑडियो का दिक्कत आ रहा है मेरा मैम। मैं आता हूं इस पर आपके पास, क्योंकि अगर मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा तो फिर बाकी गेस्ट को भी, हम जो उनकी आवाज ठीक आ रही है उनको भी नहीं सुन पाएंगे। ब्रिगेडियर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। और वैसे भी सेना तो हमारे जवान कुर्बानी देते हैं मेरा मैम, पता नहीं क्यों आपको ही कुर्बानी देनी पड़ रही है इस वक्त, बाकी तीनों गेस्ट की ऑडियो ठीक आ रहा है। ब्रिगेडियर सर, मेरा एक सवाल आपसे। सर, एक आम नागरिक जो देश के अंदर बैठा है, जो दिल्ली में बैठा है, जो बिहार में बैठा है, देखिए जो राजस्थान में है वो तैयार है, जो हिमाचल में है वो तैयार है, पंजाब तैयार है, जम्मू कश्मीर तैयार है, देश का हर आदमी तैयार है। लेकिन जो देश के अंदरूनी इलाकों में भोपाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार बैठा है, वो ये जानना चाहता है कि क्या इस वक्त की स्थिति में क्या वो भी टारगेट पे है, क्या वो भी निशाने पर है, या फिर पूरी तरह से निश्चिंत रहे, दूरी की वजह से भी और हमारी सेनाओं की कैपेबिलिटी की वजह से भी? ब्रिगेडियर सर, मैं चाहता हूं आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। सर, आपने म्यूट किया हुआ है शायद। इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल पे आऊं, मैं एक सेकंड उस पे लेना चाहता हूं जो आपने आईजी साहब को एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तान के ड्रोन्स ने, मिसाइल्स ने और रॉकेट्स ने हमारी इंटरनेशनल और LC पार की है, तो उन्होंने उल्लंघन किया है, हमने भी उल्लंघन किया उनके इंटरनेशनल बॉर्डर को। पर क्या भारत को, दुनिया को नहीं बताना चाहिए कि हमको युद्ध डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं? ना, हमको युद्ध डिक्लेयर करने के लिए पहली बात तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। यदि हम चाहते हैं कि हम युद्ध करना है तो वो तो पहले दिन से ही हम कर सकते थे। लेकिन क्या हम चाहते हैं कि कन्वेंशनल वॉर शुरू हो? ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए कोई इतना आसान डिसीजन लेना, और हमारी जो माली हालात है या दूसरी जो हालात हैं स्ट्रेटेजिक और पूरी इंटरनेशनल की जो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें हम कहाँ फिट होते हैं इस मामले में? क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में 2-3 जगह वॉर चल रहा है, उनको रोकने के लिए पूरे लोग, पूरे देश ट्राई कर रहे हैं, और भारत और पाकिस्तान फिर युद्ध में झुक जाए दोनों। कौन चाहेगा? उनका दुनिया का ट्रेड, दुनिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि शांति बनी रहे। तो इसलिए ये तो अपने ऊपर ही निर्भर है। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा था जी, कि जो आंतरिक, जो इंटीरियर एरियाज में जो रहते हैं, क्या वो अपने आप को महफूज महसूस कर सकते हैं? देखिए, आज का मॉडर्न वॉरफेयर ये कोई 1-to-1 या डॉग फाइट नहीं है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी दूर से हथियार को, मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन्स ये फायर करते हैं, तो कोई भी जगह देश में सुरक्षित नहीं है। लेकिन
ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसके पास लंबे से लंबे दूरी पर फायर करने वाले कौन से मिसाइल्स हैं, उनकी क्या रेंज है, और आपका जो टारगेट है, कोई छत्तीसगढ़ में बैठा है किसी पहाड़ी के नीचे, उसको पाकिस्तान क्यों टारगेट बनाएगा? बड़े शहर, बड़े वल्नरेबल एरियाज, वल्नरेबल पॉइंट्स, बड़े बड़े कोई टारगेट्स हैं, कोई मिलिट्री का स्ट्रेटेजिक लेवल का या कोई इंडस्ट्रियल कोई हब है, ऐसी जगहों पे फायर करेंगे। और वो तो सेफ नहीं है, कहीं भी है तो वो सेफ नहीं है। यदि लड़ाई शुरू हो गई तो ये तो मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन आम आदमी को फिर भी ये सोच के कि मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं कहीं भी कुछ भी करूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। कहीं भी हमला हो सकता है। आप यदि किसी वल्नरेबल पॉइंट के पास हो तो आप सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये आप कहीं जंगल में अकेले हो तो फिर वहां कौन फायर करेगा? एक मिसाइल आपके ऊपर क्यों इतनी दूर से, जो करोड़ों रुपए नहीं, लगते ये हैं, बात वो आपने क्यों ठीक फायर कही करेगा? भगवान सर। इसलिए और मैं तो ये मानता हूं कि देखिए, इस डिबेट में भी भगवान मेरे साथ थे, तो भगवान हमारी सेनाओं के साथ भी हैं। और जब भगवान हमारे साथ है तो फिर डरना किस बात का? आप चाहे छत्तीसगढ़ के कहीं जांजगीर में बैठे हो या आप झारखंड के रांची में बैठे हो, और जब आप युद्ध में हैं तो फिर आप मान के चलिए कि आप पूरा देश इस वक्त युद्ध में है। और हाँ, एक चीज जरूर अब मैं कहना चाहूंगा कि जब आपके मन में आए बात की क्या पाकिस्तान और भारत में अंतर क्या है, तो आप ये समझिए, हमारे यहाँ नो टाइम जारी हुआ। अगर वक्त होता तो मैं गीतांजलि मैम से जरूर पूछता। और हमने सबसे पहले अपने जो कमर्शियल फ्लाइट्स थी, नागरिक जो हमारे विमान थे, उनको हमने उस युद्ध क्षेत्र से दूर किया। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। रात भर फायरिंग होती रही और रात भर उनके यहां आखिरी फ्लाइट मैंने देखी थी जब एयर रडार पर, तो उनके यहां लाहौर से कराची की फ्लाइट रात में उड़ी थी। तो आप समझिए, उसमें विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं, उनके अपने नागरिक हो सकते हैं। उसकी दो वजह हैं, ये बेवकूफी नहीं है, उसने उस नागरिक विमान के जरिए से ढाल बनाने की कोशिश की। और सलाम करिए अपनी एयरफोर्स को कि एक भी खबर नहीं आई कि भारत ने हिट किया किसी नागरिक विमान को गलती से भी। पाकिस्तान अपने लोगों की जान खतरे में डाल रहा है, लेकिन भारत पिन पॉइंट इन मिलीमीटर्स के रेडियस में अपने टारगेट हिट कर रहा है। ये अंतर है भारत और पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान के लोग भी इस डिबेट को देख रहे हैं तो वो समझ लें कि उनकी फोर्सेस, उनकी सरकार कितनी ज्यादा मानव हितैषी है। बिल्कुल नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं। हालांकि ये चर्चा ऐसी थी कि इसको अगर 2 घंटे भी करूं तो भी आम आदमी के सवाल खत्म नहीं होंगे। लेकिन बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका, नथानियल सर, गीतांजलि मैम और मीरा मैम, आपको विशेष धन्यवाद। आज दिक्कत रही, पता नहीं क्यों मैं आपसे जुड़ नहीं पा रहा था, लेकिन और भगवान सर, जैसा आपने कहा कि जब भगवान साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें। आप बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।